नमस्ते किताबी जासूसों, नॉवेल एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम नॉवेल्स की कहानियों को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मसालेदार बॉलीवुड ट्विस्ट। रसीले प्लॉट, पागलपन भरी थ्योरीज और ढेर सारा मजा। अपने पॉपकॉर्न लाओ, सब्सक्राइब दबाओ और चलो कहानियों की रोलर कोस्टर राइड पर। कहानी शुरू होती है। अब अध्याय 16। प्यार में औरतें बेरहम और बेसमझ होती हैं। रिया मेहता ने बिना झिझक साक्षी गुप्ता की ओर आंखें घुमाई। तुम वही हो ना जो बॉयफ्रेंड मिलते ही दोस्तों को भूल जाती हो। अब जब तुम्हें मर्द मिल गया है तो सहेलियों की याद आई। साक्षी ने दयनीय नजरों से उसकी ओर देखा। अभी आग भड़की भी नहीं थी कि बुझ गई। साक्षी ने जिद पकड़ते हुए कहा, फिर तुम बताओ, वो इतना अच्छा लड़ सकता है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर वो मुझसे कुछ करना चाहता तो मेरे पास कोई बचाव नहीं था। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? हम कानूनी तौर पर साथ हैं, तो अगर वो कुछ करना चाहे तो मैं शिकायत करने की जगह भी नहीं ढूंढ सकती। रिया ने उसका माथा ठोकते हुए कहा, ये इसलिए क्योंकि तुम मूर्ख हो, भले ही सब कानूनी हो। अगर तुम नहीं चाहती तो वो गुनाह है, कोई संस्कृति नहीं। कितना डरावना। साक्षी रिया से बहस नहीं कर पाए। उसने लाचार होकर आह भरी, मैं समझ गई, तुम बस एक कुंवारी कुतिया हो। जलन हो रही है कि मेरा रिश्ता है। रिया ने हंसते हुए कहा, सहेली प्लीज मुझे हंसाओ मत, मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कमीनों में तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। बस तुम्हारी सहेली होने के नाते मैं तुम्हें इतना प्यार में डूबा हुआ नहीं देख सकती। जरा अपना दीवाना चेहरा देखो। अगर मैं ना आती तो शायद आज रात तुम ठगी जाती। ये अर्जुन मल्होत्रा काफी प्रभावशाली है, लेकिन अफसोस कि उसका सामना मुझसे हुआ। मैं उसका इम्तिहान लेने की सोच रही हूँ। तुम्हें इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसने दूंगी। साक्षी ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है तुम बस मेरे मर्द को चुराने की कोशिश कर रही हो। रिया ने घृणा से उसकी ओर देखा। साक्षी गुप्ता, एक बार फिर कहो, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। मैं इतनी दूर तुम्हें बचाने आई हूँ और तुम कहती हो मैं तुम्हारा मर्द चुराना चाहती हूँ। साक्षी गुप्ता, मुझे शक है तुम्हारा जमीन कुत्ते ने खा लिया। प्यार सचमुच औरतों को बेरहम और बेसमझ बना देता है। हाँ, मैं बेरहम और बेसमझ हूँ और मैं तुम्हें अपने पति के पास बिल्कुल नहीं आने दूंगी। आग, चोरी और सहेली से बचाव कैसा रहे? अगर तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। साक्षी ने गंभीरता से कहा, अगर वो सचमुच डगमगाया तो क्या ये मेरी बात साबित नहीं करता? रिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, फिर भी ये ठीक नहीं, ये नाइंसाफी है। वैसे भी वो मर्द है, कोई संत नहीं। उस मामले में वो इतने सहमी नहीं हो सकते। अगर वो उसमें खुद को रोक पाए तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो उस मामले में अच्छा नहीं। क्या औरतों के साथ ऐसा नहीं है? उस खास पल में कितनी खुद को रोक पाती हैं। मैं गंभीर हूँ, उसके करे में बजे वह नहीं बजा। रिया ने लाचार होकर सिर हिलाया। खत्म, तुम गई काम से। लगता है ये अर्जुन मल्होत्रा ने तुम्हारा दिल पूरी तरह जीत लिया। साक्षी ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। खाने के बाद रिया बिना अपनी शक्ल की परवाह किए सोफे पर लेट गई। साक्षी, तुम्हारा पति सचमुच खाना बना सकता है। मैं पहले सोचती थी हमारे घर का शेफ दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा छोटा पति उससे भी बेहतर है। कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये अब तक का सबसे अच्छा खाना था। इस मामले में वो सचमुच कमाल है। वो कहाँ से इतना अच्छा खाना बनाना सीखा? साक्षी ने गर्व से जवाब दिया, मैंने कहा था ना कि मेरे पति का खाना तुम्हारे शेफ से भी बेहतर है। तुमने माना नहीं। हाँ, अब मान लिया। सुनो, हमारी दोस्ती के नाम पर मुझे सिर्फ एक बार उसे चखने के लिए दो, बाद में मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगी। रिया ने मजाक किया, सपने देखती रह। मैं तो सचमुच सोच रही हूँ कि तुम्हें होटल वगैरह में भेज दूं। तुम्हें यहाँ रखना सचमुच खतरनाक है। साक्षी ने मुक्का दिखाया, तुम बहुत ज्यादा हो रही हो। सुन लो, मैं आज रात तुम्हारे यहाँ सो रही हूँ। रात को तुम दोनों शांत रहना, मेरी नींद मत खराब करना। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से निकल। साक्षी ने डांटा। वो और प्रभावशाली दिखना चाहती थी, लेकिन शर्मिंदगी में डर गई थी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बस एक दिन और परखूंगी, उस समय तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, रिया ने कहा और उसका चेहरा और लाल हो गया। सिर्फ एक दिन? रिया ने करीब रात होने से पहले रिया ने साक्षी की योजना के साथ सहयोग किया और अर्जुन से कहा, जीजा, आज रात साक्षी को मेरे साथ रख रही हूँ। हम बहुत कम मिलते हैं, हमें शांति से बात करनी है। अर्जुन ने सिर हिलाया, ठीक है, ये मेरी पंगा का खास समय है। तुम यहाँ हो तो अच्छा है, वरना मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती। कोई रास्ता नहीं, मेरी पंगा बहुत सुंदर है, खुद को रोकना सचमुच मुश्किल है। ये कहकर अर्जुन अपने कमरे में चला गया। रिया ने साक्षी की ओर चुपके से देखा और फुसफुसाया, तुम्हारा छोटा मर्दा सचमुच बढ़िया बोलता है। उसने अभी तक कामयाबी नहीं पाई, फिर भी मुझे कह रहा है कि ये तुम्हारा खास समय है। क्या वो अनजाने में अपने इरादे जाहिर नहीं कर रहा? लेकिन वो काफी काबिल है।
साक्षी ने अहंकार से जवाब दिया, बेशक मेरा मर्दा बुरा नहीं हो सकता। रिया ने तुरंत हार मानी, बस गलती हो गई, मुझे उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। तारीफ करते ही तुम उड़ने लगी। मैं कल चली जाऊंगी ताकि मुझे तुम्हारा प्यार रोजाना ना खाना पड़े। हाँ। अगला दिन अर्जुन ने अपने निर्माण परियोजना की जांच करने की योजना बनाई। इससे रिया और साक्षी को एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अर्जुन ज्यादा ध्यान रखने वाला नहीं था, लेकिन वो समझता था कि हर किसी को निजी जगह चाहिए। वो नियंत्रक नहीं था और लोगों का सम्मान करता था। हर दिन साक्षी से चिपके रहना ना सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि देता है। अध्याय 17 इंसान की अतृप्ति सांप के हाथी निगलने जैसी। उसने सोचा कि सिस्टम द्वारा दी गई यादों के अलावा उसे इन 11 इमारतों की कोई जानकारी नहीं थी। न ही वहां रहने वाले किराएदारों के बारे में कुछ पता था। चूंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था, यह उनके बारे में जानने का अच्छा मौका था। वह अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से अपार्टमेंट इमारतों की ओर चला। उसकी 11 इमारतें 2 अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में थीं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं थीं। वह जल्द ही एक आवासीय क्षेत्र में पहुंचा जहां 4 इमारतें थीं। इस क्षेत्र में ये 4 ऊंची अपार्टमेंट इमारतें ही थीं। प्रवेश द्वार पर किराए का विज्ञापन लगा था। कई लोग वहां इकट्ठा थे, शायद किराए पर लेने वाले किराएदार। अर्जुन मल्होत्रा विज्ञापन देखने गया और किराए की कीमत देखकर उसकी बाहें तन गईं। कीमत उसकी याद से अलग क्यों थी? यह अनुबंध में लिखी कीमत से काफी ज्यादा थी। क्या सिस्टम ने गलती की? अर्जुन ने सोचा, लेकिन उसने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। सिस्टम गलती नहीं करता, जरूर लोग बहुत लालची हो रहे थे। उसने पूरी इमारत को बहुत पहले एक किराएदार एजेंट को किराए पर दे दिया था और तब से इसकी जांच नहीं की थी। इसलिए किराएदार एजेंट का इमारत पर पूरा नियंत्रण था। यही कारण होगा कि कीमत बढ़ाई गई थी। मूल अनुबंध की कीमत के अनुसार किराएदार एजेंट पहले ही बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन इस कीमत वृद्धि से वह और भी ज्यादा कमाएगा। कम से कम अनुबंध में लिखी राशि से 3 गुना ज्यादा। लोगों की तृप्ति कभी नहीं होती। कितना बेईमान व्यापारी। अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना फोन निकाला और याद रखे नंबर पर कॉल किया। कॉल जल्दी जुड़ गई। श्री मल्होत्रा, आप अचानक क्यों फोन कर रहे हैं? मैं प्रकाश नगर के प्रवेश द्वार पर हूँ, यहाँ आओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। फोन के दूसरी ओर व्यक्ति की सांसें भारी हो गईं। थोड़ी देर बाद वह हकलाते हुए बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट काफी हैं, अर्जुन ने सख्ती से कहा। हाँ हाँ, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। अर्जुन ने फोन काट दिया और एक 3 अंकों का नंबर डायल किया। उसके बाद उसने संपत्ति प्रबंधन विभाग को फोन किया, खातों की जांच की और सीधे एक वकील के पास जाकर मुकदमा तैयार करने को कहा। अगर एक किराएदार 3 गुना किराया दे सकता है, तो इतने किराएदारों का शोषण करने से एजेंट की जेब फट गई होगी। बात पैसे की नहीं थी। अगर यह वैध तरीके से कमाया गया होता तो वह कुछ न कहता, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नैतिकता और जमीर के खिलाफ था। इसके अलावा वे उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे थे और उसे इसकी कोई खबर नहीं थी। यह सोचकर उसे गुस्सा आया। यह आर्थिक अपराध था और अर्जुन इसे बख्शने वाला नहीं था। उसने सालों पहले इमारत किराएदार एजेंट को दे दी थी और तब से कोई पूछताछ नहीं की थी। किराएदार एजेंट ने भी उससे कभी सलाह नहीं ली। यह पैसों के लिए खुला धोखा था। पैसा हर किसी को पसंद होता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, हालांकि इसे निष्पक्ष तरीके से कमाना चाहिए। अगर सिस्टम की हालिया इनाम न होती तो वह इतने सालों तक स्थिति की उपेक्षा नहीं करता। लेकिन अब जब सिस्टम ने उसे इनाम दिया था, किराएदार एजेंट उसकी और किराएदारों दोनों की हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। जब पुलिस आई तो अर्जुन ने पहले मामले की पूरी जानकारी दी। फिर उसने सालों पहले हस्ताक्षरित अनुबंध निकाला। जैसे ही अधिकारी ने इसे देखा, उन्हें मामले की गंभीरता समझ आई और उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठों और अन्य संबंधित विभागों से संपर्क किया। इतने बड़े आर्थिक अपराध को छोटा विभाग नहीं संभाल सकता था, इसलिए उन्हें उच्च अधिकारियों को शामिल करना पड़ा। थोड़ी देर बाद भी किराएदार एजेंट नहीं आया और अर्जुन का धैर्य खत्म हो गया। उसने फिर से कॉल किया। फोन अभी बजा ही था कि उसे काट दिया गया। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। यह निकम्मा स्थिति से पूरी तरह बेखबर था। उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें बताया कि उसने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है और संबंधित पक्ष मौके पर है। उसने एजेंट को आजमाने को कहा कि क्या वे पुलिस से ज्यादा ताकतवर हैं। मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद अर्जुन का फोन बजा। अर्जुन ने जवाब बटन दबाया। इससे पहले कि वह बोलता, फोन के दूसरी ओर का व्यक्ति माफी मांगने लगा। श्री मल्होत्रा, मुझे माफ करें, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको सारा अतिरिक्त पैसा दे दूंगा। कृपया पुलिस को न बुलाएं। मैं आपसे विनती करता हूँ। ये मेरा विचार नहीं था, ये मेरे चाचा निखिल का था। उसे पहले नहीं पता था और जब मुझे पता चला तो हो चुका था। मेरी पत्नी मुझे तंग करती रही, इसलिए मेरे पास उनके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह और ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैं इसे संभालने ही वाला था कि आप आ गए।
मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मुझे माफ करें, मैं वाकई माफी मांगता हूँ। तुम संभालोगे? अगर मुझे सच पता ना चला होता तो क्या तुम मेरे और किराएदारों के हितों का शोषण करते रहते? नहीं, मैं वाकई जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं आपको अतिरिक्त पैसा दूंगा, और अगर आप चाहें तो और भी। बस कृपया पुलिस को न बुलाएं। ठीक है, तुम्हें अभी यहाँ आना चाहिए, वरना अंजाम भुगतो। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अर्जुन और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था और फोन काट दिया। जल्द ही उच्च स्तरीय पुलिस विभाग आया और ऑपरेशन के लिए जरूरी सब कुछ तैयार किया। जैसे ही किराएदार एजेंट दिखाई देगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। अब खाता रिकॉर्ड। अर्जुन का अनुबंध और प्रवेश द्वार पर विज्ञापन सामग्री के सबूत के साथ। गवाह ढूंढना आसान था जो बता सकते थे कि किराएदार एजेंट ने वास्तव में कितना किराया वसूला। पिछले कुछ सालों को ध्यान में रखते हुए इसमें $10 लाख से ज्यादा की राशि शामिल होगी, जो एक गंभीर आर्थिक अपराध था। अन्य टीमें भी जल्दी से मौके पर पहुंची। स्थिति जानने के बाद उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए, यह जानकर कि ये सारी संपत्तियां अर्जुन की थीं। संबंधित विभाग के कर्मचारी हैरान रह गए। अर्जुन केवल 20 साल की शुरुआत में था और इतनी संपत्ति होना असाधारण था। लगभग 7 या 8 मिनट बाद एक रेंज रोवर आई और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। अपनी यादों का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही किराएदार एजेंट था जिसे उसने अभी कॉल किया था। अर्जुन का पहला विचार था कि क्या वह बदमाश उसे चुप कराने का इरादा रखता है। जैसे ही गाड़ी अर्जुन के पास पहुंची, वह रुकी और एक चिकना मोटा आदमी उतरा। श्री मल्होत्रा, श्री मल्होत्रा। चिकना आदमी जल्दी से अर्जुन के पास आया और चापलूसी से उसे मनाने की कोशिश करने लगा। इस समय आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर केवल कुछ संभावित किराएदार और अर्जुन थे। जो लोग कार्रवाई करने वाले थे, वे पहले ही शुरू हो चुके थे। पुलिस अधिकारी चिकने आदमी के साथियों को गिरफ्तार करने जा रहे थे। यह चिकना आदमी किराए की कंपनी का मालिक था, जो बीच में काम करता था। साक्षी गुप्ता की तरह अर्जुन ने यह आवासीय क्षेत्र एक साथ खरीदा था और संपत्ति प्रबंधन मूल डेवलपर द्वारा ढूंढा गया था। अर्जुन ने बस पैसा दिया और सब कुछ हो गया। अर्जुन को परेशानी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बदला और सब कुछ वैसा ही रखा। अध्याय 18। आश्चर्यजनक रूप से दूसरों के उपयोग के लिए योग्य। लेकिन खरीदने के बाद अर्जुन मल्होत्रा को इस समुदाय से संबंधित सभी खर्चों को वहन करना पड़ा। फिर उसने इमारत को इस चिकने आदमी को किराए पर दे दिया, जिसने सभी संबंधित खर्चों का भुगतान किया और अर्जुन को किराए का एक हिस्सा दिया। बाद का मुनाफा चिकने आदमी का था। किराया और मुनाफा आय के अनुपात से तय होता था और इसे बाजार की स्थिति के अनुसार भी निर्धारित किया गया था। हर 3 महीने में चिकना आदमी अर्जुन के कार्ड में पैसे ट्रांसफर करता था और उसे खाता विवरण देता था। बेशक अर्जुन को इसकी चिंता करना पसंद नहीं था और वह इसे देखने के लिए बहुत आलसी था। हालांकि घर का उपयोग और प्रबंधन चिकने आदमी द्वारा किया जाता था। सब कुछ नियमों के अनुसार करना था। अब चूंकि चिकने आदमी ने खेल के नियम तोड़े, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने चिकने आदमी की ओर देखा। तुम्हारा चाचा कहाँ है? वह शायद संपत्ति प्रबंधन कंपनी में हो सकता है, या शायद संपत्ति प्रबंधन कंपनी। यह चिकने आदमी के चाचा का तरीका था। सभी हिसाब से संपत्ति प्रबंधन कंपनी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बेशक अगर किराएदार इसकी अनुमति देते हैं तो बात अलग है। स्पष्ट रूप से चिकना आदमी जिम्मेदारी को टालना चाहता था और अर्जुन को ठगना चाहता था। शायद यह शुरू से ही योजना थी। अर्जुन कोई दयालु व्यक्ति नहीं था। अगर वह आग से खेलना चाहता था तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन ने उदासीनता से चिकने आदमी की ओर देखा। तुम्हें क्या भ्रम है कि मुझे धोखा देना आसान है? क्या लोग अक्सर कहते हैं कि अमीर लोग मूर्ख होते हैं? मैंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि मुझमें तुम पर भरोसा था। मैं इन चीजों की चिंता नहीं करना चाहता था, न ही पूछना चाहता था। तुमने शायद इसे देखा और यह हरकत करने की कोशिश की है ना? तुम बहुत चालाक हो। मैं आज जब करने को कुछ नहीं था तब इधर आया और आश्चर्य हुआ। अनुबंध खत्म होने वाला है और तुमने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। जब तुम पर्याप्त पैसा कमा लो तो चले जाओ। अगर मुझे पता भी चल जाए तो अनुबंध खत्म हो चुका होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? मुझे खुद गंदगी साफ करनी होगी। अगर तुम अनुबंध के लिए मेरे पास आते तो मैं शायद आता, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ नहीं आया। जब अनुबंध खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए इसे मेरे साथ खत्म करना आसान नहीं है ना? जैसे जैसे अर्जुन बोलता गया चिकने आदमी का चेहरा और बदसूरत होता गया। नहीं नहीं श्री मल्होत्रा, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें जो पहले बताया वह सब सच है। तुमसे संपर्क न करने की बात थी क्योंकि मैं अपने सहयोगियों के साथ तुम्हें और मुनाफा देने की चर्चा कर रहा था। आखिर समय बदल गया है और कीमतें बढ़ रही हैं। मैं कल तुमसे संपर्क करने वाला था। हमने निष्कर्ष निकाला है श्री मल्होत्रा। हम दर को और 5 अंक कम करेंगे। चिकने आदमी की आवाज कांप रही थी। जाहिर है वह कमजोर आधार पर झूठ बोल रहा था। 5 अंक।
अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, उसके बाद क्या तुम उम्मीद करते हो कि किराएदार उन कुछ अंकों के लिए कई गुना भुगतान करें? अंत में तुम मेरा किराया इतना बड़ा देते हो कि कोई इसे वहन न कर सके और फिर बिना परवाह किए चले जाओ। सिस्टम ने उसे जो इमारतें दी थी उनकी भौगोलिक स्थिति शानदार थी। आसपास कई बड़ी कंपनियां थीं जो व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के लिए उपयुक्त थीं, और शानदार शैक्षिकी संसाधन थे जो कई परिवारों के लिए अच्छा विकल्प था। इन तुलनात्मक संसाधनों के साथ भले ही वे किराए से थोड़ा असंतुष्ट हों, उन्हें दांत पीसकर सहना पड़ता था। अगर किराएदार इसे सहन न कर पाएं और हंगामा करें तो चिकना आदमी सीधे अर्जुन पर दोष डाल सकता था। केवल किराया ही छोटा नहीं है, 1000 से ज्यादा किराएदारों के साथ यह कितना पैसा होगा। सभी विविध खर्चों के साथ यह चिकना आदमी भारी कमाई कर रहा है। खुद के लिए उसे कोई फायदा नहीं मिला और उसे कुछ दोष भी सहना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा करने की कभी नहीं सोची। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? चिकना आदमी लगभग अर्जुन के सामने घुटने टेकने वाला था। मैंने सोचा था तुम बहुत हिम्मती हो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम करने की हिम्मत न करो? अर्जुन ने तंज कसा। बताओ, इन सालों में तुमने कितना पैसा कमाया? अर्जुन ने पूछा। तुम झूठ भी बोल सकते हो, मैं जांच करूंगा। $300 से ज्यादा, चिकने आदमी ने हकलाते हुए कहा। सचमुच? अर्जुन ने अपनी तीखी नजर चिकने आदमी पर डाली। $20 मिलियन, चिकने आदमी ने कांपते हुए ईमानदारी से कहा। अर्जुन हैरान था, इस बदमाश ने सिर्फ 3 या 4 साल में इतना पैसा कमा लिया। सारा मेहनत का पैसा बेरहमी से ले लिया गया, सिर्फ इस समुदाय का या सभी का? अर्जुन ने फिर पूछा। हाँ, सभी घरों का मिलाकर, चिकने आदमी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सिर्फ $20 मिलियन? अगर सिर्फ एक समुदाय का हो तो $20 मिलियन ठीक होगा, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है, तो यह और ज्यादा होगा। नहीं, $20 मिलियन नहीं, $50 मिलियन, चिकने आदमी ने कहा और चुपके से अपना पसीना पोंछा। मेरे चाचा और मैंने मिलकर 60 या $70 मिलियन कमाए होंगे। अर्जुन ने आह भरी, गहरी सांस ली और कहा, जो भी तुम कहना चाहते हो पुलिस से कहना। मेरे लिए मैं हमेशा कानून का पालन करने वाला रहा हूँ, और वे मुझे जवाब देंगे। इसके बाद अर्जुन ने ताली बजाई और कई पुलिस अधिकारी बाहर आए। तुरंत चिकने आदमी को काबू में कर लिया। जब तक चिकने आदमी ने प्रतिक्रिया दी और भागना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल दया की भीख मांग सकता था, लेकिन कानून कानून है और $10 मिलियन की वित्तीय धोखाधड़ी को कुछ दया की भीख से नहीं सुलझाया जा सकता। वास्तव में चिकने आदमी ने बहुत पहले उस दिन की उम्मीद कर ली थी जब अर्जुन को पता चलेगा। उसने सोचा था कि अगर अर्जुन को पता चल जाए तो वह उसे और पैसा देकर इसे सुलझा लेगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि अर्जुन इसे इतनी गंभीरता से लेगा, उसे कोई मौका नहीं देगा। श्री मल्होत्रा, हमें इस स्थिति का सामान्य विवरण समझ आ गया है। हम गहरी जांच करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उस समय आपका वकील हमारे साथ सहयोग करेगा, नेता ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। बेशक, मैं उनसे बात करूंगा। जब भी आपको जरूरत होगी वे सहयोग करेंगे। आपने सुना जो इस बदमाश ने कहा? उसने कहा कि उसने और उसके चाचा ने 60 या $70 मिलियन कमाए, और इसमें कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा है। आपको सावधानी से जांच करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। चिंता न करें श्री मल्होत्रा, सभी कर्मचारी उत्साहित थे। यह एक बड़ा मामला था। अगर वे इसे अच्छे से करेंगे तो उन्हें तरक्की और वेतन वृद्धि मिलेगी, और इतने बड़े मामले को संभालने में उपलब्धि की भावना होगी। सब कुछ सुलझने के बाद अर्जुन अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर बैठा और अचानक चुप हो गया। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे याद आया कि पहले उसे 3 या 4 हजार डॉलर के लिए धूप और हवा में काम करना पड़ता था। अब उसके पास इतना पूंजी है कि दूसरे उसका फायदा उठाकर 60 या $70 मिलियन कमा लें। इसके बारे में सोचकर उसने एक सिगरेट निकाली और पीने लगा। अध्याय 19। अगर तुम नए साल में साथी को घर नहीं लाए तो घर में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। साक्षी गुप्ता से मिलने के बाद उसने सिगरेट नहीं पी थी। पिछले कुछ दिन वह इतना व्यस्त था कि उसे सिगरेट के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। इतनी सुंदर पत्नी के साथ सिगरेट के बारे में कौन सोचता है? एक सिगरेट खत्म करने के बाद अर्जुन मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला और अपनी मां का नंबर ढूंढने लगा। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपने माता पिता को बताए कि वह अब एक धनी व्यक्ति है जो उन्हें आरामदायक जिंदगी दे सकता है और उसने एक सुंदर पत्नी से शादी कर ली है। लेकिन वह थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसे लग रहा था कि साक्षी का उसके प्रति रवैया बहुत बदल गया है। लेकिन सख्ती से कहें तो वे केवल 3 दिन से साथ थे। अगर उसके माता पिता को इसके बारे में पता चला और परिणाम उनकी कल्पना के अनुसार सही नहीं हुआ तो क्या वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे? इसके अलावा साक्षी ने भी अपने माता पिता को नहीं बताया था और उसे साक्षी के विचारों के बारे में पक्का नहीं था। वास्तव में उनके बीच अभी तक कोई ठोस रिश्ता नहीं था, सिवाय उन 2 विवाह प्रमाण पत्रों और उनके तथाकथित पति पत्नी के खिताब के। हालांकि साक्षी उसे पति कहती रहती थी, वे साथ रह रहे थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ एक अस्पष्टता थी।
उन्होंने अभी तक हाथ नहीं पकड़ा, ना चूमा, ना ही जोड़े आमतौर पर करते हैं। वे सामान्य जोड़े से भी तुलना नहीं कर सकते थे। उनके रिश्ते को उंगलियों के टूटने जितना नाजुक कहना अतिशयोक्ति नहीं थी। लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं जल्दी उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जा सकूं। अपने आप से बुदबुदाते हुए अर्जुन ने अपने माता पिता को पैसे भेजने वाले खाते में हजारों डॉलर ट्रांसफर किए। पहले अर्जुन 4 या 5 महीने में 1 या 2 हजार डॉलर ट्रांसफर करता था। जब वह पैसे भेजता था तो उसके माता पिता एक सेंट भी खर्च नहीं करते थे। वे कहते थे कि वे उसके लिए बचत करना चाहते हैं। अर्जुन ने विरोध नहीं किया। उसने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किया ताकि उनका मन शांत रहे। इस बार उसने जानबूझकर बड़ी राशि ट्रांसफर की। इसका मकसद अपने माता पिता का ध्यान खींचना और धीरे धीरे उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में बताना था, ताकि एक साथ सब कुछ बताने से उन्हें झटका न लगे। अर्जुन ने लेनदेन पूरा किया और अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। रिंगटोन से पता चला कि उसकी मां का फोन था। क्या बात है, तुमने इतने सारे पैसे वापस क्यों भेजे? फोन कनेक्ट होते ही उसकी मां ने हैरानी से पूछा। इतना पैसा उनके गरीब परिवार के लिए निस्संदेह बहुत बड़ी राशि थी। मेरे पास इसका ज्यादा उपयोग नहीं था, इसलिए मैंने इसे वापस भेज दिया। यह सिर्फ पहले बचाए हुए पैसे थे। मैंने इतने समय तक काम किया है, कुछ पैसे होना तो सामान्य है ना, अर्जुन ने बेपरवाह जवाब दिया। इस समय वह अपने माता पिता से घर के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता था। अगर वह घर का जिक्र करता तो उसे साक्षी का जिक्र करना पड़ता और साक्षी के साथ उसका रिश्ता अभी अपने माता पिता से चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं था। वैसे भी अगर वह अपने माता पिता को बहुत सारा पैसा देता तो वे इसे खर्च नहीं करते। सब कुछ बताने या न बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वास्तव में अपने माता पिता के प्रति समर्पित होना चाहता था, लेकिन उसे धीरे धीरे करना था। हालांकि अर्जुन के माता पिता गांव से थे, वे अनपढ़ नहीं थे। अगर वह यह विषय उठाता तो उसे स्पष्ट रूप से समझाना पड़ता, वरना उसके माता पिता आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। ठीक है, यह अच्छी बात है कि तुम पैसे बचा रहे हो, उसकी मां ने ज्यादा सोचे बिना जवाब दिया। अर्जुन वास्तव में अगर चाहे तो हजारों डॉलर बचा सकता था। तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम्हें घर चलाना आना चाहिए। वैसे तुमने बाहर कोई साथी ढूंढा है? अगर ढूंढ लिया है तो जल्दी उसे घर लाओ हमें दिखाने। अपनी मां को साथी ढूंढने की जल्दी करते सुन अर्जुन हंसने और रोने दोनों को मजबूर हो गया। यह विषय उनकी फोन कॉल में हमेशा आता था। पहले वह बहुत निराश महसूस करता था, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लगा। इसके बजाय वह चुपके से मुस्कुराया। वह वास्तव में अपनी मां को बताना चाहता था, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। अपने माता पिता के स्वभाव को देखते हुए अगर उन्हें साक्षी के अस्तित्व के बारे में पता चला तो वे या तो मान करेंगे कि वह उसे घर लाए या अगले ही दिन साक्षी से मिलने आ जाएंगे। ठीक है, चिंता मत करो, जैसे ही मेरा कोई साथी होगा मैं उसे तुमसे मिलवाने लाऊंगा। ठीक है, अर्जुन ने वादा किया। नए साल में मैं निश्चित रूप से अपने साथी को घर लाऊंगा। अर्जुन ने सोचा, नए साल तक अभी कई महीने बाकी हैं। अगर तब तक वह और साक्षी अपने रिश्ते में सकारात्मक परिणाम तक पहुंच गए तो उसे अपने माता पिता से मिलवाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, तुमने यह कहा अगर तुम नए साल में किसी को नहीं लाए तो हम तुम्हें दरवाजे में भी नहीं घुसने देंगे। अरे मैं तो मुख्य बात भूल ही गई। क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को आराम से चलाते हुए। बेशक जो बात उसकी मां भूल गई थी वह कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात ऐसी है, तुम्हारी एक चचेरी बहन भी काम पर जाना चाहती है। वह अब छोटी नहीं रही और सारी जिंदगी घर पर नहीं रह सकती। हमें उसके अकेले बाहर जाने में थोड़ा असहज लगता है, क्योंकि उन दोनों को कोई अनुभव नहीं है। तुम अपनी चचेरी बहन को जानते हो, उसने ज्यादा कठिनाई नहीं देखी। तो मैं सोच रही थी क्यों न उसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए रहने दिया जाए। तुम उसका ख्याल रख सकते हो और वह धीरे धीरे समाज में ढल सकती है। सारा दिन घर पर आलस करना कोई हल नहीं है, उसकी मां ने बातचीत के लहजे में कहा। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति था जो परेशानी पसंद नहीं करता था। उसकी मां यह जानती थी, क्योंकि अर्जुन साधारण और स्पष्टवादी था, किसी विवाद में नहीं पड़ता था, इसलिए उसके परिवार को उस पर इतना भरोसा था। इस चचेरी बहन की बात करें तो अर्जुन को काफी देर तक सोचना पड़ा, तब उसे याद आया वह अपनी नानी के घर कई बार इस चचेरी बहन से मिला था, लेकिन वे बातचीत भी नहीं कर पाए। यह चचेरी बहन शायद उससे 5 या 6 साल छोटी थी और उनकी संक्षिप्त मुलाकातों में उनके बीच कोई समानता नहीं थी। रिश्तेदारी के अलावा दोनों का कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने जितनी बार बात की थी उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। माँ, क्या उसे अब हाई स्कूल में नहीं होना चाहिए? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन वह स्कूल जारी रखना नहीं चाहती और घर पर रह रही है, कुछ नहीं कर रही। वह कितनी उम्र की है? अर्जुन ने पूछा। 17 शायद, उसकी मां ने जवाब दिया। मुख्य समस्या तुम्हारे चाचा के परिवार की स्थिति है। तुम जानते हो वे कैसे हैं।
वे निश्चित रूप से तुम्हारी चचेरी बहन पर ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारी चचेरी बहन उनकी बेटी है। यह कहने के बाद अर्जुन को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया। वह ना स्कूल जाना चाहती थी ना काम करना। इतनी बड़ी लड़की को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, घर पर आलस नहीं करना चाहिए। काश वह पहले सिस्टम को सक्रिय कर पाता और जल्दी अमीर हो जाता। ठीक है, मैं समझ गया, उसे आने दो। अर्जुन सहमत हो गया, यह सोचकर कि वह उसके आने के बाद उसका निरीक्षण करेगा कि उसकी वास्तविक मंशा क्या है। अगर वह स्कूल जाना चाहेगी तो अर्जुन उसे जाने देगा। अगर वह कोई कौशल सीखना चाहेगी तो वह भी सहमत होगा। काम के लिए यह निश्चित रूप से संभव नहीं था। इतनी छोटी लड़की क्या कमा सकती थी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। उसकी माँ ने राहत की सांस ली। माँ, आप इतनी औपचारिक हो रही हैं। उसका काम करना या न करना दूसरी बात है। हमारे रिश्तेदार वास्तव में चाहते हैं कि तुम उसका ख्याल रखो। उसने उन्हें बहुत सिर दर्द दिया है। तुम्हें उसके खर्चों की चिंता नहीं करनी है, बस उसे अच्छे से संभालो। अध्याय 20। प्यार का प्रदर्शन बहुत ज्यादा है। वह परिवार में किसी की नहीं सुनती और हमेशा बेसुरा व्यवहार करती है। शायद यह उसका विद्रोही दौर है। तुम भी उस उम्र से गुजरे हो, तो तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया, चिंता मत करो, अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया। ठीक है, मैं परिवार से बात करूंगी और बाद में तुम्हें फोन करूंगी। बस इतना ही, उसकी माँ ने कहा और फोन काट दिया। अर्जुन ने जल्दी से उसे रोका। माँ, एक मिनट रुकिए, मेरे पास तो अपनी चचेरी बहन का संपर्क भी नहीं है। पहले हमारा ज्यादा संपर्क नहीं था। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें भेजती हूँ। यह कहकर उसकी माँ ने फोन काट दिया और उसकी चचेरी बहन की सारी संपर्क जानकारी भेज दी। अपनी चचेरी बहन का ख्याल रखना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि साक्षी गुप्ता के बारे में क्या करना है। वह अपनी चचेरी बहन को साक्षी की स्थिति के बारे में नहीं बता सकता था, और न ही वह अपनी चचेरी बहन को साक्षी के घर में रहने दे सकता था। अगर उसकी चचेरी बहन को पता चल गया तो क्या पूरा परिवार नहीं जान जाएगा? न केवल साक्षी, बल्कि यह भी कि वह अब इतना धनी है। वह अपनी चचेरी बहन को नहीं बता सकता था। ये दो बातें थीं जिनका उसे सावधान रहना था। इसलिए उसकी मां के दोबारा फोन करने के बाद उसे अपनी चचेरी बहन को बसाने के बारे में सावधानी से सोचना था। इस बीच साक्षी गुप्ता और रिया मेहता एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रही थी और बातें कर रही थीं। साक्षी ने अनिच्छा से पूछा, क्या तुम सचमुच कुछ दिन और रुकने की योजना नहीं बना रही हो? नहीं, मैं नहीं रहना चाहती और कल तुम दोनों को प्यार करते देखना नहीं चाहती। रिया ने सिर हिलाकर कहा, मुझे काफी प्यार का प्रदर्शन देख लिया। साक्षी ने लाचार होकर जवाब दिया, तुम जानती हो कि मैं और अर्जुन अभी तक उस हद तक नहीं गए हैं। अगर तुम रुकती तो भी इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारी नींद खराब होती। काश तुम दोनों मुझ पर असर डालते। रिया ने चिढ़ाया, तुम क्या बात कर रही हो? मैं और अर्जुन अभी तक उस हद तक नहीं गए हैं, अभी जल्दी है। साक्षी ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम अभी उस बिंदु पर नहीं हो, लेकिन करीब हो। तुम इतनी सुंदर हो, कौन सा मर्द तुम में रुचि नहीं लेगा? और वह तुम्हारा कानूनी पति है। अगर वह ज्यादा देर तक सहन करता रहा और उसकी सेहत खराब हो गई तो तुम क्या करोगी? रिया ने मजाक किया। साक्षी ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। उसे अपने मर्द की सेहत का ध्यान रखना था। तो मुझे क्या करना चाहिए? साक्षी ने पूछा। हे भगवान, क्या तुम सचमुच उसे समर्पण करने की योजना बना रही हो? रिया ने हैरानी से पूछा। इसमें क्या गलत है? मैं और अर्जुन दोनों सामान्य वयस्क हैं। ठीक है, साक्षी ने जवाब दिया, लेकिन इस तरह की चीजें स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। तुम उसे ऐसे ही समर्पण नहीं कर सकती। हालांकि तुम दोनों कानूनी हो, तुम एक दूसरे को सिर्फ 2 या 3 दिन से जानते हो। रिया ने अविश्वास से कहा, तुम मुझे जानती हो, मुझे वे चीजें पसंद नहीं जो मेरे नियंत्रण में न हो। तो मेरी प्यारी, तुम्हारे पास इतने विचार हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? साक्षी ने नखरे भरे लहजे में पूछा। रिया ने उसे घृणा भरी नजर से देखा। क्या तुम्हें वास्तव में सलाह चाहिए? बस धीरे धीरे करो, हाथ पकड़ो, चूमो और ऐसी चीजें। मुझ पर भरोसा करो, एक बार तुमने शुरुआत की तो मर्द और भी सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन अगर वह सक्रिय नहीं हुआ तो? साक्षी ने चिंतित होकर पूछा। खैर, यह तुम पर निर्भर है। अगर तुम तैयार हो तो पहल करो और उस पर झपट पड़ो। अगर नहीं तो भूल जाओ। जब तक वह सामान्य मर्द है, उसे तुम्हें पहल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। तुम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, इसलिए उसे खुद को देने से पहले पक्का कर लो, वरना बाद में तुम्हें खुद से घृणा हो सकती है। रिया ने उसे याद दिलाया। साक्षी ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता वह ऐसा इंसान है। वैसे भी हम अब वयस्क हैं। रिया ने उसका माथा ठोका। देखो तुम कितनी कमजोर हो रही हो। मैं शर्त लगाती हूँ कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी, तुम वास्तव में प्रसवोत्तर अवधि से
गुजर रही होगी। बस करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद प्रसवोत्तर अवधि से गुजरो, फिर तुम मेरे लिए कुछ अनुभव हासिल कर सकती हो। साक्षी ने मजाक किया, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई साथी नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे पति श्री मल्होत्रा को उधार ले सकती हूँ? हट जाओ। रात को जब अर्जुन मल्होत्रा अभी भी रसोई में व्यस्त था, साक्षी वापस आई, लेकिन वह अकेली थी। पत्नी, तुम अकेली क्यों वापस आई? तुम्हारी सहेली कहाँ है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। क्या तुम्हें मेरी सहेली में रुचि है? साक्षी ने मजाकिया अंदाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने इनकार किया। इस समय भले ही वह मूर्ख होता, वह सकारात्मक जवाब नहीं दे सकता था, जब तक कि वह अच्छा जीवन नहीं चाहता था। उसने कहा कि वह यहाँ नहीं रुकना चाहती और रोज तुम्हारा खाना खाना नहीं चाहती। डर था कि वह बिगड़ जाएगी और वापस जाने पर भूखी मर जाएगी। तो वह चली गई। जब मैं उसके साथ सामान लेने गई, तुम घर पर नहीं थे। उसे विदा करने के बाद मैं कंपनी गई। साक्षी ने अर्जुन को अपने ठिकाने के बारे में बताया। मैंने बहुत सारा खाना बना लिया था। अच्छा हुआ कि मैंने अभी खाना बनाना शुरू नहीं किया। हम इसे कल बनाएंगे, यह सोचकर कि तीनों साथ खाएंगे। अर्जुन ने बहुत सारा खाना तैयार किया था। चूंकि इतने लोग नहीं खा रहे थे, उसने ज्यादा बनाकर बर्बाद न करने का फैसला किया। वह मितव्ययी उत्साही था, और हालांकि वह अब अमीर था, उसने लंबे समय से बर्बादी न करने की आदत बना ली थी। खाने के बाद अर्जुन ने साक्षी से कहा, पत्नी, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। साक्षी ने तेजी से उसकी ओर देखा। क्यों? उसकी अर्जुन से मुलाकात को केवल 3 दिन हुए थे, लेकिन इस दौरान वह उसकी मौजूदगी की आदी हो गई थी। जब अर्जुन ने अचानक कहा कि वह जा रहा है, साक्षी का दिल कांप गया। उसका पहला विचार था कि अर्जुन उसे छोड़ रहा है। कारण चाहे कोई भी हो, वह अर्जुन से अलग नहीं होना चाहती थी। अर्जुन खाना खा रहा था और उसने साक्षी के चेहरे के भाव में बदलाव नहीं देखा। खाते हुए उसने समझाया, यह मेरी माँ की वजह से है। अर्जुन ने साक्षी को अपनी माँ के अनुरोध के बारे में बताया कि अपनी चचेरी बहन का ख्याल रखना, तो मुझे कुछ समय तक उसका ध्यान रखना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसे यह जानने का सही समय है कि मैं अमीर हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारे बारे में जानने का सही समय है। ज्यादा मत सोचो, मेरी मुख्य चिंता मेरे माता पिता के लिए है। अगर मेरी चचेरी बहन को पता चल गया तो यह पूरे परिवार को पता चलने जैसा होगा। अगर मेरे माता पिता को पता चला तो वे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास पैसा है, इतना सारा पैसा, तो वे निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, और उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम स्वेच्छा से मेरे माता पिता से मिलने को तैयार न हो। जब हम दोनों मानसिक रूप से तैयार हों और बाकी का जीवन एक साथ बिताने के लिए तैयार हों। लेकिन चिंता न कर, मैं जब भी समय मिलेगा तुमसे कंपनी में मिलने आऊंगा और हर रात तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। अध्याय 21, मूर्तियों की शक्ति से बढ़कर कौन सी शक्ति हो सकती है? अर्जुन ने धैर्यपूर्वक कहा। उसने साक्षी से मिलने से पहले इन शब्दों के बारे में सोचा था, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं रहा था। साक्षी का दिल हल्का हुआ और वह अर्जुन की विचारशीलता से प्रभावित हुई। अर्जुन सही था, हालांकि अब उनकी शादी हो चुकी थी। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और उन्होंने यह पक्का नहीं किया था कि वे जीवन भर साथ रहना चाहेंगे। इस समय अपने परिवारों को परेशान न करना ही बेहतर है। शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, इसमें 2 बड़े परिवार शामिल होते हैं। अर्जुन अपने माता पिता की चिंता नहीं करना चाहता था और साक्षी भी ऐसा ही महसूस करती थी। जब तक उनकी भावनाएं पक्की नहीं हो जाती, वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को ज्यादा पता चले। यह ज्यादा समय नहीं लेगा। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बहन बहुत छोटी है और उसे सामाजिक अनुभव की कमी है, इसलिए मैं बस 1 या 2 महीने उसका ख्याल रखूंगा। जब उसे नौकरी मिल जाएगी और वह निश्चिंत होकर काम कर सकेगी, मुझे उसकी उतनी चिंता नहीं करनी होगी। या अगर वह वास्तव में रहना नहीं चाहती, वापस जाना चाहती है, वह अभी एक उलझन भरी उम्र में है, दिन बेकार बिता रही है और अपने माता पिता के साथ रहने को तैयार नहीं है। एक लड़की होने के नाते उसका परिवार उसे अकेले भटकने देने में सहज नहीं है। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक समझाया। उसे डर था कि साक्षी नाखुश हो सकती है। पति, तुम उसका ठीक से ख्याल कैसे रखने की योजना बना रहे हो? साक्षी ने पूछा। वह अर्जुन से अलग होने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह एक समझदार व्यक्ति भी थी। मैं पैकेज डिलीवरी करता रहूंगा, उसे दिखाऊंगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। रहने के लिए हम उन इमारतों में कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वह देखे कि मेहनत से पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अगर वह स्कूल वापस जा सके तो और भी बेहतर होगा, वरना सिर्फ जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ उसकी जिंदगी में समस्या होगी। यहाँ तक कि शादी करना भी मुश्किल हो सकता है। साक्षी ने जवाब दिया। पति, मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ। तुम अभी भी अपनी चचेरी बहन की परवाह करते हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह गलत है। क्या गलत है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। पति, वह तुम्हारी चचेरी बहन है।
अभी अभी जूनियर हाई से पास हुई है, दुनिया के बारे में उत्सुक है। अगर तुम उसे पैकेज डिलीवरी करते देखने दोगे, वह तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगी और शायद सोचेगी कि तुम आजाद घूम रहे हो। और एक बात, किशोर ज्यादा समझदार नहीं होते, वे जिंदगी के एक बदलाव के दौर में होते हैं। अगर तुम उन्हें संभालते नहीं हो तो तुम अपने परिवार और जमीर के प्रति नाकाम रहोगे। अगर संभालते हो तो वे सुन नहीं सकते, वह तुम्हारी बहन है। अगर वह नाफरमानी करती है तो क्या तुम उसे डांटोगे या मारोगे? दोनों ही ठीक नहीं है, और गंभीरता से बात करना तो और भी बेकार है। कौन जानता है कि वह तुम्हारे पास पहुंचेगी या बस से उतरकर आधे रास्ते में चली जाएगी। साक्षी ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह एक लड़की का दिमाग समझती थी क्योंकि वह खुद उस दौर से गुजरी थी। ऐसा नहीं होगा, कोई उसे यहाँ लाएगा और मुझे सौंपेगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसके बाद क्या? तुम हमेशा उस पर नजर नहीं रख सकते। यह अवास्तविक है। न सिर्फ ऊर्जा की कमी है, बल्कि लिंग का अंतर भी इसे संभालना मुश्किल बनाता है। साक्षी ने सावधानी से विश्लेषण किया। अर्जुन ने सोचा और वह सही थी। हाँ, मैंने उस समय इतना नहीं सोचा। अगर वह मेरी बात नहीं मानेगी तो मेरे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। साक्षी ने सहमति दी। बिल्कुल, अगर वह नहीं सुनती और कुछ गलत हो जाता है तो न सिर्फ तुम्हें अपराधबोध होगा, बल्कि परिवार को समझाना भी मुश्किल होगा, खासकर क्योंकि वह एक लड़की है। अर्जुन परेशान था। मैं क्या करूं? मैंने अपनी मां से वादा किया है, अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखता तो मैं इसे भी नहीं समझा सकता। पत्नी, तुम बहुत समझदार हो और एक लड़की की मानसिकता को सबसे अच्छे से समझती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन चुप हो गया और अपनी उम्मीदें साक्षी पर टिका दी। तुम्हें अपनी बहन को अपनी ताकत से जीतना होगा, उसे तुम्हारा प्रशंसक बनाना होगा और सोचना होगा कि तुम कमाल हो। तब वह स्वाभाविक रूप से बेहतर इंसान बनना चाहेगी। मूर्तियों की शक्ति से बढ़कर कौन सी शक्ति हो सकती है? साक्षी ने मुस्कुराकर अर्जुन से पूछा। एक लड़की की मानसिकता सीधी होती है। अगर तुम उसे एक कारण दो, एक दिशा दो, वह पूरी मेहनत से काम कर सकती है। लेकिन मैं इतना महान नहीं हूँ। मैं उसका मूर्ति बनने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? अर्जुन ने खुद को देखा। ऐसा लगता था कि उसके पास कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसे मूर्ति बनाए। तुम्हारे पास पैसा है और एक सुंदर पत्नी है, क्या ये तुम्हारी ताकत नहीं है? लेकिन अर्जुन हिचकिचाया। पति, मैं तुम्हारे विचार समझती हूँ, लेकिन तुम एक लड़की की मानसिकता नहीं समझते। अपनी पढ़ाई देखो, क्या यह तुम्हारी बहन से ज्यादा है? तुम पैकेज डिलीवरी करने लगे, वह सिर्फ यही सोचेगी कि तुम असफल हो और पढ़ाई बेकार है। अगर तुम ऐसे हो, भले ही तुम उसे सारे सत्य बताओ, वह सिर्फ सोचेगी कि तुम हवा में बातें कर रहे हो। हालांकि अगर तुम सफल हो तो बात अलग होगी। जब वह तुम्हें देखेगी तो वह प्रभावित होगी। जब तुम बोलोगे तो उसे लगेगा कि यह सही है। इस तरह सोचो, अगर कोई तुमसे बदतर व्यक्ति सत्य की बात करता है, क्या तुम्हें लगेगा कि यह विश्वसनीय है? लेकिन अगर एक सफल मालिक बात करता है, क्या तुम उसे सुनने को ज्यादा तैयार नहीं होगे? साक्षी ने जवाब में पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से सोचा और महसूस किया कि वह सही थी। अगर कोई उससे कमतर व्यक्ति सत्य की बात करता है तो वह सोचेगा कि वे हवा में बातें कर रहे हैं। बच्चे थोड़े ज्यादा कल्पनाशील हो सकते हैं, वास्तविकता को स्पष्ट नहीं देखते और सोचते हैं कि वे सबसे अच्छे हैं। अगर उसकी बहन उसे दयनीय हालत में देखेगी तो वह सोच सकती है कि वह उससे बेहतर है, और स्वाभाविक रूप से वह उसकी बात नहीं मानेगी। जब अर्जुन सोच रहा था, साक्षी ने फिर बोलना शुरू किया। तुमने कहा कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन को पता चले, वरना पूरा परिवार जान जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, बस उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जब तक उसे लगता है कि तुम वास्तव में उसकी परवाह करते हो, तुम उसे छोटे मोटे उपहार दो, सौंदर्य प्रसाधन दो, सुंदर कपड़े दो, वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बात मानेगी। तुम्हें बस उसे कुछ न कहने के लिए कहना होगा। अंत में साक्षी ने कहा, मैं बस अपने विचार बता रही हूँ, तुम इसे विस्तार से कैसे संभालते हो यह तुम पर निर्भर है। वैसे भी मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ। अगर वह नाफरमानी करती है और तुम्हें प्रभावित करती है तो? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। मैं इतनी कंजूस नहीं हूँ, चिंता मत करो, साक्षी ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। अर्जुन का उसकी भावनाओं का इतना ख्याल रखना साक्षी को छू गया। वह एक बेसमझ व्यक्ति नहीं थी। अर्जुन उसके लिए सोचता था और वह अर्जुन के लिए सोचती थी। अगर साक्षी को अभी अर्जुन के माता पिता से मिलना पड़ा तो वह वास्तव में नहीं चाहती थी। अध्याय 22। अगर तुम्हारी मिली पत्नी उड़ गई तो तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अब सिर्फ उसकी छोटी बहन आ रही है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कौन जानता है, शायद उसे अपनी बहन से अर्जुन मल्होत्रा के बारे में कुछ बातें पता चलें। इस तरह सोचने पर यह वास्तव में काफी फायदेमंद लगता है, चाहे उसकी बहन अर्जुन मल्होत्रा की तारीफ करे या आलोचना। साक्षी गुप्ता को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है जो उसे अर्जुन को बेहतर समझने में मदद करेगी।
सच तो यह है कि अर्जुन मल्होत्रा से मिलने के बाद साक्षी गुप्ता को लगता है कि वह परफेक्ट है, इतना कि उसे कोई कमी नहीं मिलती, क्योंकि वह इतना परफेक्ट है। साक्षी गुप्ता को हमेशा लगता है कि वह सपने में जी रही है। सपना इतना सुंदर है कि उसे चिंता होती है कि वह कब इससे जागेगी। और यह भी कि अर्जुन मल्होत्रा बहुत असाधारण है। कभी कभी उसे लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। अगर वह उसके बारे में और जान सकती है तो वह स्वाभाविक रूप से इस मौके को संजोएगी। अर्जुन मल्होत्रा साक्षी गुप्ता के विचारों को नहीं समझता, वह सिर्फ गंभीरता से साक्षी के कहे पर विचार कर रहा है। वह सही कह रही है, और इससे भी ज्यादा वह देख सकता है कि साक्षी गुप्ता उसका बहुत ख्याल रखती है। साक्षी गुप्ता का इरादा नेक है और उसे साक्षी गुप्ता को निराश नहीं करना चाहिए। जब उसकी चचेरी बहन आएगी उसे जीतने का तरीका ढूंढना होगा ताकि वह साक्षी गुप्ता के बारे में अपने परिवार को न बताए। वह नहीं चाहता कि साक्षी गुप्ता नाखुश हो। अगर वह सावधान नहीं रहा और अपनी होने वाली पत्नी को खो दिया तो उसे बहुत पछतावा होगा। अगले दिन अर्जुन मल्होत्रा निर्धारित समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उसकी चचेरी बहन अकेली आई थी। उसने अपनी मां से पूछा और पता चला कि उसके परिवार को डर था कि उसकी चचेरी बहन आधे रास्ते में भाग जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे सीधे उड़ान लेने दी। उड़ान में वह आधे रास्ते में उतर नहीं सकती थी, है ना। जब अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी चचेरी बहन को देखा उसने उसे तुरंत पहचान लिया। यह इसलिए क्योंकि उसने पाया कि उसकी चचेरी बहन अभी भी वैसी ही दिखती थी जैसी वह छोटी थी। बिल्कुल भी बड़ी होने का कोई संकेत नहीं था। उस पर गहरा प्रभाव उसकी मेकअप थी और उसकी सौंदर्य बोध। उसने मेकअप इतना खराब किया था, उसके नाखून चटक लाल रंगे थे और बाल वाइन लाल रंगे थे। अर्जुन मल्होत्रा अपने परिवार की चिंताओं को अच्छी तरह समझता था। एक नजर में ही पता चल गया कि वह एक परेशान किशोरी थी। उसका परिवार निश्चित रूप से निश्चिंत नहीं हो सकता था। अर्जुन मल्होत्रा ने शुरू में सख्त चेहरा रखने की योजना बनाई थी, भय जैसा रवैया अपनाने की, लेकिन साक्षी गुप्ता के कहे को ध्यान में रखते हुए उसने वह विचार त्याग दिया। अर्जुन मल्होत्रा अपनी चचेरी बहन के पास गया, उसका सूटकेस खींचा और चला गया। अर्जुन काफी दूर चला गया, लेकिन उसकी चचेरी बहन उसे उत्साह से फॉलो करती नहीं दिखी, जिससे अर्जुन निरुत्तर हो गया। इस बेचारी लड़की ने नहीं देखा कि कोई उसका सामान ले जा रहा है। अर्जुन मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा और केवल वापस लौटकर उसके कंधे पर थपथपाया। प्रीति और को अचानक थपथपाया गया और वह डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि यह अर्जुन मल्होत्रा था जिसने उसे थपथपाया, वह शांत हो गई। लड़की ठीक थी, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा को और गुस्सा आ गया। उसका मेकअप दूर से देखने में ही काफी डरावना था, पास से देखने पर और भी डरावना था। वह दिन के उजाले में भूत देख रहा था। वह सिर्फ एक छोटी लड़की है, वह ऐसा मेकअप क्यों करेगी? बिना मेकअप के क्या वह सुंदर नहीं दिखेगी? भाई, तुमने मुझे डरा दिया, अब तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। प्रीति और ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जल्दी चलो। अर्जुन मल्होत्रा ने यह कहा और उसका सूटकेस खींचकर चला गया। अरे भाई, मेरे लिए रुको। प्रीति और अर्जुन मल्होत्रा के पीछे दौड़ती हुई गई, साथ ही उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी। अर्जुन मल्होत्रा पहले उसे एक रेस्तरां में ले गया और मेनू सौंपा। जो खाना चाहती हो मांग लो, खाने के बाद बात करेंगे। शाकाहारी व्यंजन, मैं मांस नहीं खाती। सस्ते वाले, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। यह कहकर प्रीति और ने सिर झुकाकर अपने फोन से खेलना शुरू कर दिया। वह जो कुछ भी खेल रही थी उसमें बहुत रुचि दिख रही थी। अर्जुन मल्होत्रा लाचार था। छोटी लड़की अपने फोन की काफी आदी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार उसकी चिंता करता था। जल्द ही मांगे गए व्यंजन परोस दिए गए और प्रीति और को खाने में बिल्कुल रुचि नहीं दिख रही थी। और सटीक कहें तो उसने अभी तक यह भी नहीं देखा था कि व्यंजन मेज पर आ चुके हैं। भूख नहीं है? अर्जुन मल्होत्रा ने पूछा। प्रीति और ने मेज पर खाने को देखा और फिर फोन नीचे रखकर खाना शुरू किया। जैसा उसने पहले कहा था, वह केवल शाकाहारी व्यंजन खा रही थी। उसने मांसाहारी व्यंजनों की ओर देखा भी नहीं। उसने बहुत कम खाया। अर्जुन मल्होत्रा को लगा कि एक बिल्ली भी उससे ज्यादा खाएगी। अर्जुन मल्होत्रा ने मेज पर खाने को देखा और उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई। अगर यह पहले का समय होता तो वह खाने में नखरे नहीं करता, लेकिन रसोइया बनने के बाद वह ज्यादा नखरीला हो गया था और बाहर का खाना शायद ही उसे पसंद आता था। अभी के लिए यह सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा है और वह पहले यह समझना चाहता था कि उसकी चचेरी बहन कैसी इंसान है ताकि वह उसे संभाल सके। साक्षी गुप्ता ने सुझाव दिया था कि अर्जुन मल्होत्रा पहले अपनी चचेरी बहन को खरीदारी के लिए ले जाए और उसे उसकी उम्र की लड़कियों को पसंद आने वाली चीजें खरीद दे, लेकिन उसे इतना कम खाते देख क्या वह खरीदारी के दौरान शारीरिक रूप से टिक पाएगी? खाने के बाद अर्जुन मल्होत्रा ने बिल चुकाया और प्रीति और को पार्किंग लॉट की ओर ले गया। आसपास की जगह लग्जरी कारों से भरी देख प्रीति और ने उत्सुकता से अर्जुन मल्होत्रा से पूछा, भाई, क्या तुम गलत जगह आ गए? यह अमीर लोगों के लिए पार्किंग लॉट है। इतनी सारी लग्जरी कारें,
यह आंखों के लिए दावत है। मैंने इन्हें पहले सिर्फ अपने मोबाइल पर देखा था। प्रीति और इधर उधर देखते हुए कह रही थी, तुम्हें पता है कि ये लग्जरी कारें हैं? अर्जुन मल्होत्रा ने उससे पूछा। इसमें क्या अजीब है? टीवी पर इन सभी कारों के लोगो देखे जा सकते हैं। अगर तुम ज्यादा टीवी देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। प्रीति और ने बेपरवाह अंदाज में कहा, भाई तुमने बड़ा शहर में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर भी तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह है। प्रीति और ने लंबी बात की। अर्जुन मल्होत्रा को लग्जरी कारों के बारे में ज्यादा नहीं पता था और उसने सुना जो प्रीति और समझा रही थी। ठीक है, बस करो। अर्जुन मल्होत्रा को उसकी बात सुनकर सिर दर्द हो रहा था। वह अगर उसे न रोकता तो हमेशा बोलती रहती। फिर अर्जुन मल्होत्रा ने पूछा, चूंकि तुम इन कारों के बारे में इतना जानती हो, यह दिखाता है कि तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। अगर तुमने इस मेहनत का थोड़ा सा भी हिस्सा पढ़ाई में लगाया होता तो तुम निश्चित रूप से एक अच्छे हाई स्कूल में दाखिला ले लेती। तुम्हें आखिर हुआ क्या? किसने कहा कि मुझे दाखिला नहीं मिला? मैं बस। प्रीति और कुछ समझाना चाहती थी लेकिन रुक गई। मुझे तुम्हें क्यों समझाना चाहिए? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह दूसरों के लिए काम करना चाहती हूँ? इतनी मेहनत करने पर भी इतना कम पैसा कमाना, तो तुम क्या करना चाहती हो? अर्जुन मल्होत्रा ने पूछा। तुम्हें इन लग्जरी कारों के बारे में काफी कुछ पता लगता है। प्रीति और रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, इन फैशनेबल चीजों के बारे में थोड़ा और जानना मुझे एक धनी परिवार में प्रवेश दिला सकता है ना? मैं क्या करना चाहती हूँ? मेरी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती। क्या तुम सब नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार जीऊं? प्रीति और ने असंतुष्ट लहजे में कहा। अब अर्जुन मल्होत्रा की बारी थी हैरान होने की। साक्षी गुप्ता सही थी। यह बच्ची उससे बहुत सावधान थी। उसके रवैये को देखते हुए वह उसकी सलाह नहीं सुनेगी, चाहे वह सही हो या गलत। वह इसे अपनी पत्नी पर छोड़ देगा कि कोई हल निकाले। अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता ने सहमति दी थी कि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त होने का नाटक करेंगे जो एक अपार्टमेंट साझा कर रहे हैं। अर्जुन मल्होत्रा को घर का स्थायी निवासी नहीं दिखना चाहिए और उसे अपनी चचेरी बहन को साक्षी गुप्ता के प्रबंधन में छोड़ देना चाहिए। अध्याय 23। वास्तव में एक और परी जैसी खूबसूरत सुंदरी है। साक्षी गुप्ता की पहचान अर्जुन मल्होत्रा की मकान मालकिन है। अर्जुन को साक्षी की व्यवस्था समझ नहीं आती, लेकिन वह फिर भी उस पर भरोसा करना चुनता है। उनके रिश्ते के बारे में उन्होंने अभी के लिए इसे गुप्त रखने का फैसला किया है। यह प्रीति और की वजह से है। साक्षी कहती है कि किशोरावस्था में बच्चे अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और रिश्तेदारों की बिल्कुल नहीं सुनते। इसलिए उन्होंने अभी के लिए प्रीति को उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताने का फैसला किया है। अर्जुन साक्षी की कार में आया था और इसे खोलने के बाद उसने प्रीति का सामान कार में रख दिया। वाह, यह लैम्बोर्गिनी है ना? यह कार इतनी खास नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसकी कीमत $10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? भाई, तुम अपनी डिलीवरी की नौकरी की तनख्वाह से इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकते। क्या तुमने इसे किराए पर लिया है? भले ही यह किराए पर हो, फिर भी यह प्रतिदिन बहुत खर्चीला है। भाई, मुझे लेने के लिए तुमने बहुत पैसे खर्च किए। मैं लगभग प्रभावित हो गई, लेकिन इस खर्चे के लिए मुझसे पैसे मत मांगना। तुमने यह खुद चुना, मैंने नहीं, प्रीति ने अंत में कहा, एक रक्षात्मक भाव के साथ, जैसे उसे डर हो कि अर्जुन उससे पैसे मांगेगा। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम क्या सोच रही हो? यह कार मेरी मकान मालकिन की है। मैं इसे थोड़े समय के लिए उधार ले रहा हूँ। तुम जरूर सोचती हो कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो, यह उम्मीद करते हुए कि मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्च करके इसे किराए पर लूं। जल्दी कार में बैठो, चलते हैं, अर्जुन ने कहा और पहले कार में बैठ गया। यह सुनकर कि उसे पैसे नहीं देने होंगे, प्रीति का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। कार में बैठने के बाद प्रीति ने सावधानी से सूंघा और कहा, भाई, तुम्हारी मकान मालकिन जरूर औरत होगी, है ना? कार में इत्र की खुशबू है। अर्जुन हैरान हुआ, क्या तुम कुत्ता हो या कुछ और? तुम सही हो, वह एक औरत है, वह भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर। वह मेरे जीवन में देखी गई सबसे सुंदर औरत है और तुम बाद में उससे मिलोगी। वाह भाई, तुम अपनी मकान मालकिन की इतनी तारीफ कर रहे हो। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई खास रिश्ता है? क्या यह संभव है कि वह एक धनी औरत हो जो तुम जानते हो? प्रीति ने गपशप भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा, जैसे उसे कोई बड़ा समाचार मिलने वाला हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? सही काम करने के बजाय तुम हमेशा अपने फोन से खेलती रहती हो। अपने भाई के बारे में मजाक करना भी अपमानजनक है। सीट पकड़ो, मैं अब कार शुरू कर रहा हूँ। अर्जुन ने उसे घूरा और कार शुरू की। घर जाते समय ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हुए अर्जुन ने जल्दी से साक्षी को उनकी मुलाकात के बारे में बताया। जब अर्जुन और प्रीति घर पहुंचे, साक्षी पहले से ही अंदर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन ने प्रीति का सामान उठाया और जैसे ही प्रीति ने घर में कदम रखा, अगले ही पल वह स्तब्ध रह गई।
एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर औरत कमरे से बाहर आ रही थी। इतनी लुभावनी की नखरे करने वाली प्रीति भी पूरी तरह हैरान रह गई। रास्ते में प्रीति ने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया था कि वह अपने भाई के गंदे किराए के कमरे में रहेगी, लेकिन न केवल घर बिल्कुल साफ था, बल्कि अंदर एक परी जैसी सुंदरी भी थी। यह क्या हो रहा है? प्रीति अवाक रह गई। अर्जुन मल्होत्रा, क्या यह तुम्हारी बहन है? साक्षी ने प्रीति की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, यही, एक परेशान करने वाली छोटी लड़की, अर्जुन ने जवाब दिया। यह मेरी मकान मालकिन साक्षी गुप्ता हैं। अर्जुन ने संक्षेप में साक्षी का प्रीति से परिचय कराया। साक्षी ने स्तब्ध प्रीति की ओर देखा, जो सिर्फ 17 साल की थी। न केवल उसके चेहरे की बनावट सुंदर थी, बल्कि उसके शरीर के हिसाब से वह पूरी तरह विकसित लड़की लगती थी। बस उसका मेकअप वास्तव में बहुत साधारण था। यह जरूर कुछ ऐसा होगा जो उसने ऑनलाइन लोगों की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यह एक शौकिया रंगाई जैसा लगता था। इस उम्र में सुंदर दिखने की चाहत स्वाभाविक है, लेकिन बिना किसी मेकअप जानकार के मार्गदर्शन के इसे अच्छे से करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। इन चेहरे की बनावट के साथ उसे बिना मेकअप के बहुत आकर्षक लड़की होना चाहिए। अर्जुन ने लगभग पत्नी शब्द कह दिया था, लेकिन आखिरी क्षण में खुद को रोक लिया। आओ मकान मालकिन, ये तुम्हारी कार की चाबियां हैं। मैं अब खाना बनाने जा रहा हूँ। अर्जुन ने प्रीति का सामान नीचे रखा और रसोई में चला गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगी। साक्षी ने कार की चाबियां ली, सिर हिलाया और कहा। प्रीति अभी भी अपने झटके से उबर नहीं पाई थी और वहां खड़ी थी, साक्षी को घूर रही थी, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। साक्षी को इस तरह घूरा जाना थोड़ा अटपटा लग रहा था, और खासकर क्योंकि अर्जुन के साथ उसके रिश्ते ने उसे थोड़ा अपराधबोध महसूस कराया। साक्षी ने जल्दी से खुद को समायोजित किया, प्रीति को सोफे पर बैठने के लिए खींचा और फल की प्लेट को उसके सामने सरकाया। जो पसंद हो वह लो, इस जगह को अपने घर की तरह मानो और शर्माओ मत। प्रीति आखिरकार होश में आई, रसोई में अपने भाई की ओर देखा और उत्सुकता से साक्षी से पूछा, सुंदर दीदी, क्या तुम्हारा मेरे भाई के साथ कोई खास रिश्ता है? साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं और तुम्हारा भाई सिर्फ रूममेट और अच्छे दोस्त हैं। साक्षी ने प्रीति को एक संतरा सौंपा। प्रीति को वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहती थी। वह थोड़ा निराश हुई। सचमुच? सचमुच का क्या मतलब? साक्षी ने पूछा। तुम्हारा भाई सिर्फ एक डिलीवरी मैन है। मेरी स्थिति देखो, क्या मेरे और उसके बीच कुछ होगा? अपने सामने इतनी सुंदर औरत को देखकर प्रीति को बिल्कुल जलन नहीं हुई, बल्कि वह प्रशंसा से भरी थी। वह इतनी सुंदर है, कौन सी औरत ऐसी आकर्षकता नहीं चाहेगी? हालांकि साक्षी ने कहा कि वह और उसका भाई सिर्फ रूममेट और अच्छे दोस्त हैं। प्रीति को विश्वास नहीं हुआ कि उनका रिश्ता इतना साधारण है। ठीक है फिर। प्रीति के निराश चेहरे को देखकर साक्षी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर भी यह देखकर कि प्रीति ने बहस नहीं की, वह समझ गई उसके परिवार के लिए अर्जुन सिर्फ एक डिलीवरी मैन था जो ज्यादा पैसा नहीं कमाता था। अर्जुन की चिंताएं जायज थीं। अगर उसके परिवार को पता चल गया कि वह कितना अमीर है, क्या वे हैरान नहीं होंगे? साक्षी ने अपने कमरे की ओर इशारा किया और कहा, ऊपर गुड़िया वाला कमरा मेरा है और उसके बगल वाला तुम्हारे भाई का है। हम इस जगह को साझा करते हैं और अपने निजी स्थानों के अलावा हर दूसरा क्षेत्र साझा है। प्रीति ने हंसते हुए कहा, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, तुम मेरे भाई जैसे मर्द को अपने साथ रहने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर रात को कुछ हो गया तो? साक्षी हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम्हारा भाई ऐसा इंसान नहीं है, वह एक ईमानदार सज्जन है। वह अर्जुन की वैध पत्नी थी और हालांकि वे अभी अपने रिश्ते को खुलकर नहीं बता सकते थे, वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को गलत समझे। अध्याय 24। घर की छोटी मोटी बातें सबसे ज्यादा भावनात्मक होती हैं। वह कोई सज्जन नहीं है, वह सिर्फ मेरे दादा दादी और चाचियों के सामने सज्जन होने का नाटक करता है। हमेशा अच्छा व्यवहार करके उनका भरोसा और प्यार जीत लेता है। प्रीति और ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, जैसे वह अपने भाई को नीचा देख रही हो। वह निश्चित रूप से लोगों को जीतने में माहिर है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। प्रीति ने तिरस्कार से भरे हुए कहा। साक्षी गुप्ता ने प्रीति को अर्जुन मल्होत्रा के बारे में बात करते सुना तो वह उत्सुक हो गई। तो तुम अपने भाई के बारे में इतनी कम राय क्यों रखती हो? सिर्फ इसलिए कि वह डिलीवरी मैन है? हाँ, वह बड़ा आदमी है और सिर्फ डिलीवरी करता है। यह कैसा कौशल है? वह सिर्फ घर संभालने और लोगों का दिल जीतने में अच्छा है। उसके पास कोई वास्तविक प्रतिभा नहीं है। मैं उसकी चिंता करती हूँ। सुंदर दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि कोई औरत उसे कभी आकर्षक मानेगी? प्रीति ने साक्षी को अपनी राय जाहिर करने का मौका दिए बिना बात जारी रखी। मुझे लगता है कि कोई मौका नहीं है, जब तक कि कोई औरत अंधी न हो या इतनी बदसूरत न हो कि कोई उससे शादी न करे, वरना वह उसे कभी पसंद नहीं करेगी। साक्षी इस असामान्य मूल्यांकन पर कटु मुस्कान के बिना नहीं रह सकी।
कौन जानता है, शायद कोई सुंदर औरत जो अंधी नहीं है उसे तुम्हारा भाई आकर्षक लगे। वास्तव में हर लड़की की साथी चुनने की सोच अलग होती है। मुझे ही लो, मेरे पास अपना व्यवसाय है, मकान है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। मेरे लिए अच्छा साथी वह है जो जमीन से जुड़ा हो, जैसे तुम्हारा भाई, जो भरोसेमंद हो, घर की देखभाल में अच्छा हो और घर का काम करे। आखिर मुझे भौतिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना। अगर मैं भी व्यवसाय करती और मेरा चुना हुआ व्यक्ति भी पूरी तरह व्यवसाय पर ध्यान देता, तो हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता और अंत में वह रिश्ता अल्पकालिक होता। मेरी नज़र में परिवार को एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे को संजोना चाहिए, न कि दोनों इतने व्यस्त हों कि घर जाने या एक साथ गर्म खाना खाने का समय न हो और लगातार शिकायत करते रहें। यह मजेदार नहीं है। प्रीति सहमत नहीं थी। उसने तर्क दिया, तुम बस ऐसा कह रही हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में ऐसा करोगी? चूंकि तुम्हारा व्यवसाय है, तुम कभी ऐसे पुरुष को नहीं चुनोगी जो तुमसे कमतर हो। उसे बाहर ले जाने में तुम्हें शर्मिंदगी होगी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बराबरी की कहावत काफी उचित है। तुम निश्चित रूप से अपने स्तर का कोई ढूंढोगी, भले ही तुम्हें घर साफ करने का समय न हो। तुम्हारे पास पैसा है, तुम नौकरानी रख सकती हो और खाने के लिए, जब तुम्हारे पास पैसा हो तो कौन से स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खरीद सकती। मेरी राय में घर की छोटी मोटी बातें रिश्ते को खा जाती हैं। घर पर रहने वाले को हमेशा नीचा देखा जाता है, उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और बाहर काम करने वाला लगातार आलोचना करता है। खासकर पुरुषों के लिए, शादी से पहले वे वादा करते हैं कि वे पैसा कमाएंगे, परिवार का ख्याल रखेंगे और अपनी पत्नी को अच्छे से रखेंगे। बच्चों के होने के बाद वे अपनी पत्नी से काम न करने और सिर्फ परिवार की देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन जब एक औरत वास्तव में ऐसा करती है, वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसका कोई सम्मान नहीं करता। साक्षी को जवाब में क्या कहना है नहीं पता था। वास्तव में यही कई जोड़ों की हकीकत थी। इतनी सारी ऐसी स्थिति देखने के बाद वह कभी शादी में रुचि नहीं रखती थी। अगर अर्जुन के साथ उसका आवेगपूर्ण शादी का फैसला न होता, उसे शक था कि वह कभी शादी के बारे में सोचती। एक परिवार में अगर दो लोगों की क्षमताओं में बहुत बड़ा अंतर है, तो एक को अनिवार्य रूप से महत्वाकांक्षा की कमी और मेहनत न करने वाला माना जाएगा। अर्जुन को ही लो, अगर वह वास्तव में सिर्फ डिलीवरी मैन होता, तो शायद वह सोचती कि वह उसके लायक नहीं है। अगर किसी के पास कोई वास्तविक क्षमता नहीं है और वह सिर्फ दूसरों को खुश करना जानता है, तो उसमें क्या आकर्षण है? खासकर पुरुषों के लिए, बहुत से लोग अवचेतन रूप से सोचते हैं कि पुरुष को औरत से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर एक पुरुष अपनी औरत से भी आगे नहीं निकल सकता, तो वह कितना अक्षम होगा। तो क्या होगा अगर एक पुरुष बहुत सक्षम हो लेकिन वह कम प्रोफाइल रखना पसंद करता हो, अपनी औरत का अच्छे से ख्याल रखता हो, यहाँ तक कि सारी चमक दमक छोड़कर स्वेच्छा से घर पर रहकर अपनी प्रेमिका की देखभाल करे? साक्षी ने पूछा, ऐसा कोई पुरुष नहीं है? तुम्हारा अनुमान मान्य नहीं है। अगर ऐसा कोई है, तो वह औरत अवश्य ही बहुत आकर्षक होगी जो उस पुरुष को उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार कर दे। फिर भी यह शायद सिर्फ अस्थायी है। पुरुष दुनिया के सबसे अविश्वसनीय प्राणी हैं। जब कुछ नया होता है और वे प्यार में होते हैं, वे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन पुरुष का प्यार मछली की स्मृति से ज्यादा नहीं टिकता। जब नयापन खत्म हो जाता है और प्यार फीका पड़ जाता है, वे अब तैयार नहीं रहते। साक्षी तर्क नहीं कर सकी क्योंकि गहराई में वह हमेशा यही सोचती थी। केवल अर्जुन ने उसे महसूस कराया कि वह अन्य पुरुषों से अलग है। हालांकि उनका रिश्ता अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने प्रीति को इसके बारे में नहीं बताया। साक्षी इस विषय पर ज्यादा नहीं रुकी और इसके बजाय ध्यान हटाया। प्रीति के मेकअप को देखकर पूछा, बहन, तुम्हें मेकअप करना किसने सिखाया? प्रीति ने सहज रूप से अपने चेहरे को ढक लिया। किसी ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने बस अपने फोन पर ट्यूटोरियल देखे। यह अच्छा नहीं लगता। वह अपनी कला से अच्छी तरह वाकिफ थी और साक्षी के सामने पूरी तरह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तुम्हें अभी मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में प्राकृतिक सौंदर्य सबसे आकर्षक है। बस त्वचा की देखभाल पर ध्यान दो। क्या तुम्हें मेकअप करना पसंद है? अगर तुम चाहो तो मैं किसी को तुम्हें सिखाने के लिए ढूंढ सकती हूँ, साक्षी ने पूछा। प्रीति ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस नहीं चाहती कि लोग मुझे बच्चा समझें। प्रीति को साक्षी के सामने बहुत अटपटा लग रहा था। उसे लगता था कि उसकी कोई गरिमा नहीं है और वह जोकर जैसी लग रही है। साक्षी हंसी, तुम बच्ची हो, तुम क्यों चाहती हो कि लोग तुम्हें बड़ा समझें? अगर तुम्हें बड़ा समझा जाना है तो ज्यादा खाओ। मैंने तुम्हारे भाई से सुना कि तुम बहुत कम खाती हो। साक्षी ने धीरे से छोटी लड़की के सिर पर थपथपाते हुए कहा, मैं मोटी नहीं होना चाहती। अगर मैं ज्यादा खाऊंगी और वजन बढ़ेगा तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, प्रीति ने जवाब दिया। साक्षी हंसी। यह सोचकर कि सुंदरता पसंद करने वाली सभी लड़कियों की सोच एक जैसी होती है।
यह सिर्फ दूसरों की बात है। तुम्हारा भाई जो खाना बनाता है वह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह भी गारंटी देता है कि यह तुम्हारी फिगर को प्रभावित नहीं करेगा। सचमुच? प्रीति को संदेह था। बिल्कुल सच है, तुम बाद में चख कर देख लेना। खाने के बाद अर्जुन ने प्रीति को कटु मुस्कान के साथ देखा। प्रीति, तुम्हारी चाची ने कहा था कि तुम बहुत कम खाती हो, लेकिन आज रात ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की भूखी हो। तथागत बुद्ध का हथेली भी तुम्हारा साथ देने के लिए काफी नहीं होगा। अध्याय 25। इतनी जल्दी अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारना चाहती। तुम जिस तरह खाती हो, मुझे अपने चाचा निखिल से और जीवन यापन के खर्चे मानने पड़ेंगे। प्रीति और ने अपने गोल प्लेट और मेज पर खाली प्लेटों को देखा, हंसी और अर्जुन मल्होत्रा की ओर नहीं देखा। साक्षी गुप्ता भाई बहन को देखकर हंसी रोक नहीं पाए। मैं पैकेज डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, मेरी बहन का ख्याल रखना। अर्जुन ने बर्तन साफ किए, अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी और चला गया। अर्जुन और साक्षी के बीच सहमति थी कि वह प्रीति का ख्याल रखेगी, जबकि वह दोनों की मदद करेगा। अर्जुन के जाने के बाद साक्षी ने जल्दी से प्रीति से कहा, देखा, तुम्हारा भाई कितना प्रतिभाशाली रसोइया है, और अब तुमने इसे अपनी आंखों से देख लिया। प्रीति अवचेतन रूप से अर्जुन की बुराई करना चाहती थी, लेकिन वह इतने बेशर्म शब्द नहीं कह पाए। उसके भाई का खाना वास्तव में बहुत अच्छा था। यह उसके जन्म के बाद से सबसे अच्छा भोजन था। वह जानती थी कि अर्जुन घर के काम में अच्छा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगा। अब क्या तुम अपने भाई के प्रति अपने पूर्वाग्रह को वापस ले सकती हो, सिर्फ इसलिए कि वह पैकेज डिलीवर करता है? उसे कम मत समझो, वास्तव में वह काफी कमाल का है। खाना बनाने की ही मिसाल लो, अगर वह चाहे तो किसी भी उच्च श्रेणी के रेस्तरां में नौकरी पा सकता है, और वहां उसकी काफी मांग होगी। महीने में लाखों डॉलर कमा सकता है। तुम्हें नहीं लगता? साक्षी ने पूछा। प्रीति ने मन ही मन साक्षी की बातों को स्वीकार किया, लेकिन वह इतनी जल्दी इसे मानना नहीं चाहती थी। दीदी, मुझे लगता है तुम अतिशयोक्ति कर रही हो। मेरे भाई का खाना स्वादिष्ट है, लेकिन तुम जितना कह रही हो उतना नहीं। तुम्हें नहीं पता कि वे वरिष्ठ रसोइये कितने अच्छे हैं। मैंने उनका खाना कभी नहीं खाया, लेकिन उनके बनाए व्यंजन दिखने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं। मेरे भाई का खाना उनकी तुलना में नहीं ठहरता। हालांकि अर्जुन के व्यंजन दिखने में उतने आकर्षक नहीं थे, वे बुरे भी नहीं थे। वह स्वाद को प्राथमिकता देता था, दिखावट को नहीं। पारिवारिक भोजनों के लिए अनावश्यक क्यों परेशान होना? वह जानता था कि व्यंजनों को दिखने में आकर्षक कैसे बनाना है, लेकिन उसकी राय में यह समय की बर्बादी थी। और उसका खाना बहुत घरेलू लगता था, लेकिन भले ही यह घरेलू दिखता था, इसका स्वाद शानदार था। और चाहे कितना भी कुशल रसोइया हो, वह शायद उससे बेहतर व्यंजन न बना सके। मुझे लगता है तुम सिर्फ जिद्दी हो और अपने भाई के प्रभावशाली होने को मानने को तैयार नहीं हो। साक्षी इस छोटी लड़की के दृढ़ संकल्प को देख सकती थी। इस उम्र में वे प्रतिस्पर्धी होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। छोटी बहन, अगर तुम सोचती हो कि वह सिर्फ डिलीवरी मैन है, तो तुम गलत हो। वह कुछ रुपये के लिए पैकेज डिलीवर नहीं करता। तुमने वरिष्ठ रसोइयों के व्यंजन नहीं खाए, मैंने खाए हैं। मैं बिना हिचक कह सकती हूँ कि उसकी खाना बनाने की कला के साथ, अगर वह दूसरा सबसे अच्छा होने का दावा करे, कोई पहला होने की हिम्मत नहीं करेगा। वह बेहतर व्यवहार पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने कभी सोचा क्यों? और मेरी अच्छी स्थिति देखो, क्या मुझे वास्तव में किसी और के साथ जगह साझा करने की जरूरत है, या मुझे कोई और सक्षम व्यक्ति ढूंढना चाहिए था जिसके साथ जगह साझा करूं? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसे चुना। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा है? प्रीति साक्षी के सवालों की बौछार से अवाक रह गई। वह खाली नजरों से साक्षी को देखती रही, एक शब्द भी नहीं कह पाए। उसकी अर्जुन के प्रति धारणा गहरी थी, और वह वास्तव में अपने पिछले निर्णयों को पलटने को तैयार नहीं थी। साक्षी अब छोटी लड़की नहीं थी, लेकिन वह कभी थी, और वह प्रीति के विचारों को समझ सकती थी। प्रीति के अर्जुन के प्रति विचार बदलने में समय लगेगा, और यह एक या दो वाक्यों से नहीं होगा। चलो टहलने चलें, हमने इतना खाया है, यह पाचन के लिए उत्तम है। खरीदारी करने चलें, साक्षी ने सुझाव दिया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, प्रीति ने बिना हिचक इनकार कर दिया। क्यों? साक्षी हैरान थी। क्या सभी लड़कियों को खरीदारी पसंद नहीं होती? तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम सारी जिंदगी गांव में रही हो। मेरा गांव को नीचा दिखाने का इरादा नहीं है, लेकिन शहर में वास्तव में कई चीजें हैं जो गांव में नहीं हैं। क्या तुम्हें थोड़ी उत्सुकता नहीं है? प्रीति ने सच कहा, मुझे उत्सुकता है, लेकिन मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और इसे देखने जाना सिर्फ मुसीबत मोल लेना है। मैं नीचा दिखना नहीं चाहती। फिर उसने अपने फोन से खेलना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। हमारी पहली मुलाकात का उपहार, साक्षी ने पेशकश की। नहीं, मैं वास्तव में नहीं जाना चाहती, प्रीति ने फिर इनकार कर दिया। अब साक्षी थोड़ी असमंजस में थी।
वह जानती थी कि लड़की का अपना आत्मसम्मान होगा और वह बिना कमाए साक्षी की चीजें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो तुम मेरे उपहार को स्वीकार करने के लिए क्या चाहोगी? साक्षी के पास कोई विकल्प नहीं लग रहा था। कुछ भी हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। दीदी, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिन रहूंगी, कुछ दिनों में घर चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रीति ने कहा और फिर अपने फोन से खेलने लगी। लेकिन साक्षी ने देखा कि उसका मूड अचानक गिर गया। क्या इस लड़की के मन में कुछ है? क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम मुझसे इसके बारे में बात कर सकती हो? साक्षी ने संकोच से पूछा। प्रीति ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे मन में जरूर कुछ है। तुम मुझसे इसके बारे में बात कर सकती हो। शायद मैं तुम्हें समझ सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। साक्षी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। मुझसे बात करो, इसे मन में रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बस मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस करती हो। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई तुम्हें वास्तव में नहीं समझता? सभी सोचते हैं कि तुम नाफरमान और विद्रोही हो, लेकिन वह तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है ना? साक्षी ने अर्जुन से सुना था कि परिवार हमेशा प्रीति को ऐसा ही देखता था। तुम्हें पता है, पहले तुम्हारा भाई सोच रहा था कि तुम्हें पैकेज डिलीवरी के लिए ले जाए ताकि तुम देख सको कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। लेकिन मेरी बात सुनकर उसने वह विचार त्याग दिया, क्योंकि यह बेकार लगता था। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे असली विचार क्या हैं। मेरे साथ साझा करना चाहोगी? प्रीति ने एक पल के लिए हिचकिचाया, साक्षी की ओर देखा। साक्षी के प्रोत्साहन भरे सिर हिलाने के बाद वह आखिरकार बोली, मेरा परिवार हमेशा सोचता है कि वे मेरे लिए सबसे अच्छा जानते हैं और मेरे लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। कभी मेरी वास्तव में क्या चाहत है इसका ख्याल नहीं करते। प्रीति ने आखिरकार खुलकर कहा, जब मैं मिडिल स्कूल में थी, मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई बंद कर दूं और काम शुरू कर दूं। वे 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, लेकिन मेरे ग्रेड और भी बेहतर थे, शायद सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ। बाद में जब मैंने स्नातक किया, मैंने उनकी चाहत के अनुसार काम शुरू नहीं किया, तो उन्होंने उम्मीद की कि मैं शादी कर लूं। दीदी, तुम्हें पता है, यहाँ तक कि मेरे विवाह का साथी